सो हेलो एवरीवन। तो फाइनली 3 साल के वेट के बाद आपकी IB ACIU की वैकेंसीज़ निकाली हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अभी फुल नोटिफिकेशन तो नहीं है बट शॉर्ट नोटिस न्यूज़पेपर में गैजेट फॉर्म में रिलीज़ किया जा चुका है। टोटल 995 वैकेंसीज़ हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं वो उसको जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, सारी चीज़ें। अब कंसिडरिंग कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, जो अभी ये नोटिफिकेशन है और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि फरवरी मार्च तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाए, तो इसलिए अभी से हमें आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। बट उससे पहले हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे ताकि हम सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की यहाँ पे मैं आपको प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों। खासकर टीयर 2 जो कि एक काफ़ी लोगों के लिए एकदम नई चीज़ है, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव पार्ट है जहाँ पे ऐसे प्रेसी राइटिंग एंड कॉम्प्रहेंशन ये सारी चीज़ें आने वाली। इसको लेके मैंने पिछले वीडियो में भी आपको चीज़ें बताई थी कि टीयर 2 हम लोग थोड़ा सा मैंने बताया था, वैसे टीयर 2 का अलग से डिटेल्ड वीडियो आएगा कि कितना क्या कैसे हम लोगों को इसमें सारी चीज़ें करनी है। बट मोर ऑन दैट आफ्टर द डिटेल्ड नोटिफिकेशन जब आ जाएगा उसके बाद। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करेंगे, 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कि जीएस का किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। आप लोग बोलेंगे तो बाकी भी हम लोग जो पेपर्स हैं, ठीक है, 19 फेब को भी हुआ था, 20 फेब को भी हुआ था, तो वो भी हम लोग सारे पेपर्स सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप बोलेंगे तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो करंट अफेयर्स में खासकर देखा जाए तो जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा, वैसे तो जीके में भी बट करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो उन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। बिकॉज द रियलिटी इज़ कि आप सिर्फ मतलब आप में से मैक्सिमम लोग यहाँ पे SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट द रियलिटी इज़ कि आप UPSC वालों से भी कम्पीट करेंगे। लेकिन इसको लेके आपको डरना नहीं कि टीयर 2 UPSC वाले तो फोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 30 नंबर का है, मात्र 30 नंबर का है, बस ऐसे लिखना है प्रेसी और बहुत आसान होता है लिटरली, ठीक है। और रही बात कि UPSC वाले दे रहे हैं, तो भाई अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा और देखना वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप UPSC वालों से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैं अगर यहाँ पे कोई UPSC वाला है तो मैं आपको कुछ इस तरह से डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सभी के पास यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इक्वल चांसेस हैं। ये मत सोचिएगा UPSC वाले, हाँ UPSC वाले के लिए हो सकता है कि कुछ ज्योग्राफी पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो, बट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन SSC वालों के लिए सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो इस तरह के क्वेश्चन SSC वाले पढ़ते हैं ना कि UPSC वाले ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया को संदर्भित कौन सा यहाँ पे करता है। 3 यहाँ पे आपको डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। भले ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और भले लंबी लंबी लाइंस लिखी हुई हैं, बट मैंने इनको सॉल्व करवाना आपको सिखाया है ना। जब हम लोगों ने SSC CGL मेंस की प्रिपरेशन करी थी तो वहाँ पे किस तरह, या फिर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो मैंने आपको यही बोला है कि ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज जो दायरा है एलिमिनेशन का, ठीक है, वो बढ़ जाता है। तो नाउ इट इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज ऑकर विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल ऑर्गेनिजम्स sperm fertilizes a female organism's eggs outside the female body या फिर inside the female body, ठीक है। तो अगर हम एक चीज़ को नोटिस करें कि ये तीनों चीज़ जो तीनों डेफिनेशंस हैं, सॉरी ये थोड़ा सा मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम है इसलिए माफ़ करिएगा। तो 1 2 3 अगर हम देखें, तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो तीनों डेफिनेशंस हैं और तीनों डेफिनेशन, जैसे मैं बोल सकता हूँ एक नॉर्थ बोल रहा है, एक ईस्ट बोल रहा है और एक वेस्ट बोल रहा है, यानी तीनों में से कोई एक ही डेफिनेशन सही हो सकती है। पार्थेनोजेनेसिस तो भाई अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक ये कोई बंदा है राम, ठीक है, मैं 3 डेफिनेशन में 3 बार बोल रहा हूँ कि वो गोरा है, वो काला है, वो सांवला है, तीनों में से एक ही सही हो सकता है ना, 2 तो कभी सही हो ही नहीं सकते हैं, तो इनमें से कोई एक ही सही होगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ओनली 1। ये पार्थेनोजेनेसिस वो फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे एनिमल बॉर्न होता है या फिर रिप्रोडक्शन होता है बिना फर्टिलाइज्ड एग के, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। विच इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉन्यूमेंट एंड स्टेट इज करेक्ट। शेख चिली स्टोम हरियाणा में, चित्रदुर्ग फोर्ट कर्नाटका में। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ 1 and 2 दोनों ही सही हैं। और चित्रदुर्ग फोर्ट की बात करें कर्नाटका में किसने बनाया, तो ये डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने बनाया, बट मेनली इसको चालुक्याज एंड जो होयसाला डायनेस्टी थी उसने। और बाकी हम लोग की हिस्ट्री तो 27 नवंबर से स्टार्ट ही हो रही है। विल स्टार्ट फ्रॉम द एंशिएंट, देन मेडाइवल, देन मॉडर्न, तो वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, चालुक्य डायनेस्टी, होयसाला डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों में से एक है। मौलिक कर्तव्य कौन सा है, यानी कि इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा है। तो फंडामेंटल ड्यूटी को लेके हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि
फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट ओरिजिनली दी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से इंक्लूड किया गया था सरदार सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद। टोटल 10 ड्यूटीज़ ऐड करी गई, बट करेंटली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 11th वाली को 86 अमेंडमेंट से ऐड किया 2002 में, ठीक है। और हमें सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए और हम लोगों ने याद भी करी थी, बट यहाँ पे वो याद नहीं कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं किस तरह का क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये हम लोग को चीज़ें पता होनी चाहिए। और एक फंडामेंटल ड्यूटी पता होनी चाहिए कि आर्टिकल नंबर, बिकॉज हमें पता है कि सारी जितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं पार्ट नंबर 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भाग 4 का में, आर्टिकल नंबर 51A में अनुच्छेद नंबर 51 का में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो 51A सब क्लॉज A B C D इस तरह से हमारी ड्यूटीज़ हैं। और हम लोगों ने याद भी किया था विद ट्रिक कि कैसे हम याद रखेंगे। जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि 51A के में क्या, 51A आई में क्या दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने आई को ऐसे याद किया था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये किसने कहा था? गांधी जी ने, है ना। तो गांधी जी किसकी बात करते थे? नॉन वायलेंस की। तो आई में ये हुआ है कि हमें वायलेंस नहीं करना है, ठीक है, टू एब्ज्योर वायलेंस। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने याद करी थी, बट यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं तीनों स्टेटमेंट क्या ये ड्यूटीज़ हैं। सिर्फ हमसे इतना पूछा है, एन इंडियन सिटीजन मस्ट डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो हमें पता है ये आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज H है। H से हम लोगों ने ह्यूमनिज्म से इसको याद किया था, ये है। अ पेरेंट और गार्जियन मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू वंस चाइल्ड और वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। ये भी है, बिकॉज ये हमारी सबसे लास्ट में जो 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है वो है, ठीक है। यानी कि 51A सब क्लॉज के एन इंडियन सिटीजन मस्ट वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। तो हमने हेरिटेज से क्या दिया था? हेरिटेज मतलब फोर्ट यानी किला, और यानी कि ये है आपका आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज F। तो ऑप्शन ये भी सही है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1, 2 and 3। अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर हम पॉलिटी देख लें, ठीक है, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन पॉलिटी में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है? तो हमें पता है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, प्रीएम्बल, ठीक है, ये 4 कंपोनेंट ले लीजिए। और पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट अगर आपको आ गया अच्छे से तो स्टेट लेजिस्लेचर भी आपका अच्छा ही होगा। बस कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो राज्यसभा से अलग होता है। तो वो बस हमें थोड़े से कुछ जो चेंजेस होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। नहीं तो अगर हमें पार्लियामेंट आ गया तो स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर हम देखें तो 5 अगर आपके चैप्टर तगड़े हैं, FR, FD, DPSP, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना और पार्लियामेंट चैप्टर, तो आप ये मान लीजिए कि पॉलिटी के, और हाँ थोड़ा सा ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर ये आपके 6 चैप्टर्स अच्छे हैं तो आप ये मान सकते हैं 6-7 चैप्टर कि आप पॉलिटी में क्वेश्चन कर लेंगे। शायद ही क्वेश्चन इसके बाहर जाए, हाँ जाएगा तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जा सकता है, जो कि एक बहुत छोटा सा पार्ट है। जा सकता है तो आपका शेड्यूल जो अनुसूची है उससे जा सकता है, वो भी एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे अगर मैं बात करूँ नागरिकता, सिटीजनशिप, तो वो पूछेगा सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली है। बहुत ही रेयर है कि वो आर्टिकल में डीप में घुसेगा, सिटीजनशिप पे नहीं जाता, या फिर बाकी भी चैप्टर्स के लिए सेम चीज़ लागू होती है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज टाइम है कम, हमें यहाँ पे स्मार्ट खेलना होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच इंडियन स्टेट इज द बाराबाती फोर्ट लोकेटेड। बाराबाती किला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ओडिशा। ओडिशा की कटक डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने मिलेगा ये बाराबाती फोर्ट, और इसको बनवाया किसने था? मराकाटा केशरी ने, ठीक है। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो सोमवंशी डायनेस्टी हुआ करती थी, उससे बिलोंग करते थे, ठीक है, सोमवंशी डायनेस्टी। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो मेहरानगढ़ फोर्ट है, ठीक है, मेहरानगढ़ फोर्ट है आपका जोधपुर राजस्थान में, इसको किसने बनवाया था? हु बिल्ड दिस फोर्ट? अगले क्वेश्चन पे आते हैं 5th, व्हेन वाज द लखनऊ पैक्ट साइंड बाय द मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? कब साइन किया था? तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो अगर हम बात करें ये आसान क्वेश्चन है, आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा 1916, 1916। इस पर्टिकुलर सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? अंबिका चरण मजूमदार जी ने। और ये जो सेशन है लखनऊ का 1916 में जो हुआ, ये 2 मायने में इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो एक्सट्रीमिस्ट को वापस कांग्रेस में ले लिया गया था अंदर, यानी कि हमें पता है कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसको कि प्रिसाइड किया था रास बिहारी घोष ने। बोस नहीं, बोस आते हैं हमारे इंडियन नेशनल आर्मी के टाइम पे, ये घोष हैं। इन्हीं के प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको फ्रेज कर सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था, फिर से इनको वापस ले लिया गया था। और
मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था कि इसके तहत हम लोग जॉइंट डिमांड्स रखेंगे किसके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिशर्स के सामने। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बोलना सही नहीं रहेगा बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी तो जा चुकी थी 1858 में ही, 1858 में। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनके सामने डिमांड रखेंगे, जॉइंट डिमांड्स। और इन जॉइंट डिमांड्स को देन उनकी जो कुछ डिमांड्स थी उनको माना गया। इस 1919 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, मॉन्टैग-चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, है ना, इस नाम से इसको हम जानते हैं। इसी एक्ट से, इसी रिफॉर्म से हमें पता है कि सबसे पहले डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, इसको प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम द्वैध शासन बोलते हैं, जहाँ पे जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। ये होता है डायरकी, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए जो 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, इसको हम किस नाम से जानते हैं। बाकी 1905 क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था। 1925 में अगर हम बात करें तो क्या हुआ था, 1925 में काकोरी इंसिडेंट हुआ था, काकोरी इंसिडेंट हुआ था बिकॉज HRA जो है हमारी पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, वो बनी थी 1924 में और 1925 में काकोरी इंसिडेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, द बुक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ इज बेस्ड ऑन हुज बायोग्राफी। तो आप देख सकते हैं ये ऑटोबायोग्राफी है, फिर बायोग्राफी पे क्वेश्चन है, बुक पे क्वेश्चन है। अब ये थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो UPSC वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको उतने नहीं पता होते हैं जितने कि आपको SSC वालों को पता होते हैं। तो इस वजह से कोई भी यहाँ पे एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज में नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मनोहर पर्रिकर, ऑप्शन नंबर 3। ये थोड़ा करंट अफेयर्स पे भी बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर पे बेस्ड थे, जैसे ये हो गया आपका ये वाला 7th नंबर क्वेश्चन, बिकॉज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी ऑफ 2020 यहाँ पे दिए हुए हैं और वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। अब 2020 ये पेपर कब हुआ था आपका, 2021 में फेब में, 2021 फेब में हुआ था। तो 2020 के काफ़ी सारे करंट अफेयर या फिर जितने मैंने ऑब्जर्व किए ज़्यादातर 2020 के ही करंट अफेयर्स थे। एग्जाम भी 2021 में भले हो रहा है लेकिन हमें पता है कि दूसरा ही महीना है ना 2021 का। तो रोहित शर्मा सभी जानते हैं क्रिकेट, विनेश फोगाट आपकी रेसलिंग, है ना, मनिका बत्रा सभी जानते हैं टेबल टेनिस, और बच गए हमारे मरियप्पन थंगावेलू जो है पैरा एथलेटिक्स, ठीक है। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टैक्सेशन इन बजट 2020। बजट 2020 में कराधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। Dividend distribution tax was abolished. Tax on cooperative societies was to be reduced to 22% plus surcharge and cess as against 30% at present. Now what is this DDT, dividend distribution tax? तो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जैसे आपकी जॉब लग जाएगी, फिर आपके पास पैसे आएंगे, फिर आप उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है आप उसकी FD करवा लें या फिर हो सकता है कि आप उसके शेयर्स खरीद लें, ठीक है। किसी कंपनी के आप जब शेयर्स खरीदते हैं तो यानी आपके कुछ मालिकाना हक आपका भी है और उसका हक ही आपका, मतलब आपका हक ये है एज अ मालिकाना कि आप शेयर आपने खरीदे हैं तो जो भी प्रॉफिट बनाएगी कंपनी, जो भी कंपनी प्रॉफिट बनाएगी उसका उतना हिस्सा जितने आपने शेयर खरीद रहे हैं उस प्रपोर्शन में आपको देना होगा। लेकिन जितना पैसा आपको मिला है उसमें आपको गवर्नमेंट को भी टैक्स देना होगा। पहले क्या होता था बिफोर दी 2021 कि ये होता था कि जैसे कंपनी के पास प्रॉफिट आया तो गवर्नमेंट ये बोलती थी कि इनको अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देने से पहले 15% का कट हमें दे देना, तब अपने शेयर होल्डर्स को देना। तो बहुत लोगों का ये कहना था जो शेयर होल्डर्स थे कि भाई हम तो कम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, हम तो 5% वाले टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, आप पहले ही हमारा 15% काट लेते हैं, ये तो सबके लिए बराबर ही हो गया। एक जो 1 करोड़ कमा रहा है उसके लिए बराबर, और जो 1 लाख कमा रहा है उसके लिए बराबर, जो 5,000 कमा रहा है उसके अभी मतलब सब पे तुम 15% काट रहे हो। तो इसलिए अभी बोला इसको अबॉलिश करके कि शेयर होल्डर्स को कंपनी को बोला गवर्नमेंट ने कि आप शेयर होल्डर्स को पैसा दे दो, वो जब अपना पर्सनल इनकम टैक्स फाइलिंग करेंगे वहीं पे हम एज अ पर्सनल इनकम टैक्स उसको डिडक्ट कर लेंगे। तो इस वजह से इसको एबॉलिश किया गया। ये भी सही है और ये भी आपका सही है कि टैक्स ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाज रिड्यूस्ड टू 22% प्लस सरचार्ज एंड सेस एज अगेंस्ट 30%। बोथ 1 and 2। ये करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आपका। स्पाइरोगैरा इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे। तो आप इसको भी कर सकते हैं, अगर आपने SSC के मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें तो आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर क्या होगा, स्पाइरोगैरा ग्रीन एल्गे है ना। ग्रीन एल्गे को हम और किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफाइके के नाम से जानते हैं। रेड एल्गे को हम किस नाम से जानते हैं, रोडोफाइके के नाम से जानते हैं। ब्राउन एल्गे को किस नाम से जानते हैं, फाइयोफाइके के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड स्टडी ऑफ एल्गे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और एल्गे
जब हमें पता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर लेता है किसके साथ, फंगाई के साथ, तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर बनाता है जिससे कि हमारा लिटमस पेपर भी बनता है। उस नेचुरल इंडिकेटर का नाम आपको बताना, जिसका नाम भी एल से ही स्टार्ट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका स्पाइरोगैरा, जो कि एक ग्रीन एल्गे है। स्पाइरोगैरा में अगर हम बात करें तो ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। और वो कौन सा सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। फ्रैगमेंटेशन होता है इसमें, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू हर्ष चिन्ना मोघा मोर्चा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इट वॉज एन एग्रेरियन रिवोल्ट लॉन्च इन जून 1946 बाई रीमॉडलिंग द कैनाल आउटलेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। द कैंपेन, सही है, द कैंपेन वॉज लॉन्च अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ इरीगेशन वाटर टू फार्मर्स। दोनों ही अगर हम देखें तो अफर्मेटिव और सपोर्टिव स्टेटमेंट्स हैं एक दूसरे के, और दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड, बोथ 1 and 2। जब भी मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट में कोई इस तरह का डेटा, फैक्ट, एक्सट्रीम कीवर्ड ना दिया हो, वैसे तो यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, बट ये आपका सही है फैक्ट, ठीक है। जब तक ये ना दिया हो तब तक आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पे हो सकता है कि हमें एक्सट्रीम कीवर्ड देखने को मिले, तो वहाँ पे थोड़ा आपको कॉशियस हो जाने की ज़रूरत है, बिकॉज चांसेस होते हैं कि वो गलत होगा वो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अगेन ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है आपका। इससे पिछला वाला क्वेश्चन तो हिस्ट्री से, और उससे पिछला वाला क्वेश्चन भी आपका बायोलॉजी से था, ठीक है। तो हम देखेंगे साइंस के टोटल कितने क्वेश्चन आए। तो बायो के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स से अभी तक तो हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा, ठीक है। तो इसकी बात करें, डैश इज कंपोज्ड ऑफ अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स विद रिलेटिवली थिन सेल वॉल्स इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये है क्या, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और कोलेन्काइमा। तो ये हमारे टिश्यूज़ हैं, यानी इनको हम बोलते हैं हिंदी में ऊतक। टिश्यूज़ हमारे दो तरह के होते हैं सॉरी, 2 तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। हम अगर प्लांट टिश्यूज़ की बात करें, पादप ऊतकों की बात करें, तो इनको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मेरिस्टेमेटिक, जिनको हम विभज्योतक ऊतक भी बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरे परमानेंट, है ना। हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा था कि अगर मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जिनमें सेल डिवाइड हो रहा है, अभी सेल डिवीजन हो रहा है, जब होना बंद हो जाता है देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ये परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो कि टिप्स ऑफ रूट एंड शूट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो कि साइड में प्रेजेंट होते हैं, जो ये आपका हाइट बढ़ाते हैं, ये गर्थ यानी कि विड्थ बढ़ाते हैं। एक होते हैं आपके इंटर कैलोरी नोड्स, ये इंटर कैलोरी नोड्स आपके नोड्स में प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में, और ये भी हाइट बढ़ाते हैं। परमानेंट टिश्यूज में हमने देखा था पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और पैरेन्कॉलेन और स्क्लेरेन्काइमा। तो हमने ये देखा था स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है, ये पैरेन्काइमा फूड का जो है स्टोरेज में हेल्प करता है, फूड का ये स्टोरेज करता है पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा में ही इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं जिनको कि हम बोलते हैं एरेन्काइमा। तो जो एरेन्काइमा टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं वो पैरेन्काइमा का ही पार्ट हैं। एरन मतलब एयर में, ये फ्लोट करने में हेल्प करते हैं प्लांट को, ठीक है। और यही होती है इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही आंसर होगा। कॉलेन्काइमा अगर हम बात करें तो ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड इट इज़ इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स, इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स, थिक एट कॉर्नर्स में ये थिक होता है। स्क्लेरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो ये रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसका, तो हस्क जो होती है ऑफ अ कोकोनट, जो भूसी होती है कोकोनट की, उसमें जो टाइप ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उनको हम स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज इज ऑल्सो नोन एज यंग टर्क। इनमें से किसको यंग टर्क के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रशेखर, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंद्रशेखर, जो कि हमारे इंडिया के 8th प्राइम मिनिस्टर भी थे। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थे, आई थिंक 6 महीने के लिए बस प्राइम मिनिस्टर थे ये। यंग टर्क इसलिए जाना जाता है बिकॉज थोड़े से रेबेलियस टाइप के थे, खासकर इंदिरा गांधी जी के लिए काफ़ी रेबेलियस थे ये, ठीक है, चंद्रशेखर जी। लाला लाजपत राय जी की अगर हम बात करें तो इनको हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनका जो निक नेम है दैट इज़ पंजाब केसरी या फिर शेरे पंजाब भी बोलते हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो इनको हम लोकमान्य, ठीक है, लोकमान्य के नाम से जानते हैं। और बाल गंगाधर तिलक के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, हम आगे पढ़ेंगे। जैसे तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी 1916 में अलॉन्ग विद एनी बेसेंट, लेकिन दोनों लोग की जो होम रूल लीग थी वो अलग थी, ठीक है। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, इनका बहुत बड़ा रोल था उसमें। बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर निकाले थे, मराठा और केसरी, मराठा इन इंग्लिश और केसरी आपका मराठी लैंग्वेज में था। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे।
राजेंद्र गोयल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? स्विमिंग, जिमनास्ट, टेबल टेनिस या फिर क्रिकेट? आंसर क्रिकेट है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, बिकॉज 2020 में इनकी डेथ हुई थी राजेंद्र गोयल जी की, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्रिकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एक्ट एज अ बफरिंग एजेंट इन सॉइल? तो बफरिंग एजेंट के तौर पे कौन काम करता है? व्हाट इज अ बफरिंग एजेंट फॉर द सॉइल? जो उसका पीएच वैल्यू मेंटेन करने में हेल्प करे। व्हाट इज पीएच? पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बट क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि ये जो पी है इसका मतलब क्या है इन जर्मन लैंग्वेज, तो इन जर्मन लैंग्वेज इसका मतलब है पोटेंस। ठीक है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में पावर। तो आंसर है कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स। इसको आपको इस तरह से एलिमिनेट करना था आर्सेनेट्स को, बिकॉज आर्सेनेट तो एक पॉइजनस चीज़ है। इसको पॉइजनस चीज़ को हम सॉइल में थोड़ी ना यूज़ करेंगे, तो आंसर क्या होगा? आर्सेनिक को थोड़ी ना हम यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ओनली 1 और 2। अच्छा, पीएच से आप ये बताइए जल्दी से कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, वो उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? और जो हमारा एक एंटासिड होता है दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, इसका पीएच वैल्यू, चलो इसका मैं बताता हूँ, आप गैस्ट्रिक जूस का बताएंगे। तो हमें पता है कि जो पीएच स्केल होती है उसमें 7 न्यूट्रल होती है, और गैस्ट्रिक जूस ऑब्वियस ही बात है एसिडिक होगा, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बिकॉज ये एंटासिड है, यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है, जो पेट में हमें एसिडिटी हो जाती है। इसका ऑब्वियस ही बात है बेस होगा, 7 से ज़्यादा ही पीएच वैल्यू होगा, इसका पीएच वैल्यू 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। क्वेश्चन नंबर 15, ओवर हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड? दक्कन पठार का विस्तार भारत के कितने राज्यों तक है? तो अगर हमें पता हो कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है, व्हाट इज पेनिनसुलर, व्हाट इज प्लेट्यू? पेनिनसुला वो होता है जो पानी से 3 साइड से घिरा हो, प्लेट्यू होता है एक अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ लैंड, अपलिफ्टेड टेबल लैंड हम बोल सकते हैं इस तरह से, जिसका जो टॉप है वो फ्लैट होता है। तो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू का हमारा एक पार्ट है, सबसे जो बड़ा पार्ट है, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू। ये आपका डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। और ये डेक्कन प्लेट्यू कितने स्टेट में फैला हुआ है? तो इसका आंसर होगा 1.5। ठीक है, ऑप्शन, और ये मतलब लिटरली जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, जो ऑप्शन थे वही यहाँ पे ऑप्शन रखे गए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 8, इन दोनों को तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि 3 में तो नहीं होगा, 3 से ज़्यादा होगा। अभी 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो 8 राज्य में आपका आता है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, कितने हो गए? 6 हो गए, है ना, और सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। पूरी तरह से नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे कुछ पार्ट हैं छत्तीसगढ़ और एमपी के भी आते हैं, इसलिए टोटल 8 राज्य इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हेल्थ इन इंडिया 2020 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द MOSPI, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो कौन सा सही है? अब देखो स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आसान है, टफ नहीं है। कैसे देखते हैं? द रिपोर्ट हाईलाइटेड द हेल्थ ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज इन द कंट्री। ठीक है, सॉरी, among all the religions, the Zoroastrians were the most susceptible to ailments. Women remained more susceptible to suffering than men. The report stated that the relation between health and religion is not important. अब चारों में से आप खुद ही मुझे बताइए, खुद पढ़िए और खुद थोड़ा सोचिए कौन सा ससेप्टेबल लग रहा है इसमें से, कौन सा थोड़ा सा लग रहा है कि ये गलत हो सकता है। अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव हैं। ये बोल रहा है कि ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ में जो हेल्थ है उसको हाईलाइट किया था इस रिपोर्ट ने, और फिर ये बोल रहा है कि ज़ोरास्ट्रियंस ज़्यादा ससेप्टेबल है, मतलब कि ये पक्का उसने यही किया होगा, तभी तो उसने बोला जो ज़ोरास्ट्रियंस हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। या तो फिर दोनों ही नहीं होंगे, अगर पहला नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि ज़ोरास्ट्रियन एक रिलीजन है। ठीक है, तो पहला नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। अगर हम माने, वैसे तो पहला होगा, ठीक है, तो दूसरा भी होगा। ठीक है, सॉरी, अगर पहला होगा तो दूसरा भी होगा। और ऐसा अगर हम देखें तो इसमें और इसमें, अब थर्ड सही है कि नहीं? विमेन रिमेन मोर ससेप्टेबल टू सफरिंग दैन मैन। तो बिल्कुल, अगर हम देखें तो विमेंस ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि विमेन को हम जानते हैं ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, वो विमेन जानती भी हैं कि वो ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम सफ़र करती हैं वो, और वो सिर्फ इनिशियल डेज में नहीं बल्कि जब माँ बनती हैं उसके बाद भी बहुत उनको एलिमेंट्स रहते हैं। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, और आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 1 2 और 3। द रिपोर्ट स्टेटेड दैट द रिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड रिलीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट। अरे क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? रिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड रिलीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी आपको नेगेटिव टाइप का स्टेटमेंट दिखे, थोड़ा सा कॉशियस हो जाना कि नॉट इंपॉर्टेंट, ये नहीं है, वो नहीं है। इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं जनरली गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% गलत होंगे ही, आपको सीधे आंख बंद करके उसको गलत कंसिडर कर लेना, बट थोड़ा सा कॉशियस हो जाना। जहाँ पे डेटा, फैक्ट, एक्सट्रीम कीवर्ड, इसको भी मैं एक्सट्रीम कीवर्ड में ही रखूँगा। ठीक है,
आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 and 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द गोगोना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया. भारत में गोगोना संगीत वाद्य यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. इट इज़ द मोस्ट सिंपल एंड स्मॉलेस्ट इंडियन रूरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. It originated in Manipur. It is a mouth instrument made from a single piece of bamboo with a split at one end. It is a part of the musical culture of the Meithei community. तो अगर हम ध्यान से देखें तो मणिपुर से ही मैथी कम्युनिटी बिलोंग करती है. अभी हमने देखा कुकी वर्सेस मैथी. तो यानी कि अगर हम एक चीज़ को ऑब्जर्व करें कि 2 अगर होगा तो 4 भी होने के चांसेस हैं, है ना. 2 है तो 4 भी होने के चांसेस हैं, ठीक है. और अगर 4 होगा तो 2 तो 100% होगा, क्योंकि मैथी कम्युनिटी तो मणिपुर से बिलोंग करती है, ठीक है. अगर 2 होगा तो 4 होगा ही होगा. यानी कि उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक स्टेटमेंट ही सही बनता है. बट वाइसे वर्सा भी तो ट्रू है कि अगर 4 नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर मतलब ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर 2 नहीं होगा तो 4 भी नहीं होगा. मतलब ये नहीं बोलोगे 100%. बट अगर ये मणिपुर में ओरिजिनेट नहीं हुआ है तो बिल्कुल ये भी बात है कि अगर मणिपुर में ओरिजिनेट नहीं हुआ है तो फिर मैथी कम्युनिटी तो मणिपुर से बिलोंग करती है, तो फिर 4 भी नहीं होगा, है ना. यानी कि अगर 2 है तो 4 भी नहीं होगा, है ना. अगर 2 है तो 4 भी होना चाहिए, और अगर नहीं है तो नहीं होगा. तो यानी 2 और 4 एक साथ आएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मणिपुर से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है. तो अगर 2 नहीं होगा तो 4 भी नहीं होगा. अगर 2 नहीं होगा तो ये नहीं होगा आपका, ये भी गया आपका, ठीक है. उस हिसाब से ये भी गया आपका. अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लें कि ये मणिपुर में ओरिजिनेट नहीं हुआ है, अगर सिर्फ इतना हमें पता है तो ये तीनों स्टेटमेंट चले जाते हैं. बचता है सिर्फ हमारे पास एक स्टेटमेंट, दैट इज ओनली 1 and 3. इट इज़ द मोस्ट सिंपल एंड स्मॉलेस्ट इंडियन रूरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये बैम्बू से बनाया जाता है, ठीक. क्वेश्चन नंबर 18. चालकोलिथिक कल्चरल साइट्स दी हुई हैं. अभी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे तो पहले दूसरे लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि प्री हिस्टोरिक एज में, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज में हमें पता है पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक ये थी, ठीक है, ये आपके एरा थे. एंड देन उसके बाद आया चालकोलिथिक को हम बोलते हैं कॉपर एज, ठीक है. कॉपर एज के नाम से भी जाना जाता है. तो बहुत सारी साइट्स थी, ठीक है, अहर, कयाथा, स्वाल्दा, मालवा. तो ये किस रिवर, कौन सी रिवर के किनारे थी आपसे पूछा. ताप्ती, नर्मदा, काली सिंध, बानस. तो सही आंसर की बात करें तो जो अहर है ये आपकी बानस जो रिवर है उसके किनारे है. क्याथा की बात करें तो ये काली सिंध जो नदी है. स्वाल्दा की अगर बात करें तो ये ताप्ती, और मालवा जो है बानस, मालवा जो है बानस तो हो चुका है, मालवा आपका नर्मदा, ठीक है. 4, 3, 1, 2 इसका सही आंसर होगा, और ये कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है. 4, 3, 1, 2, ठीक है. बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोकेट करेंगे मैप में. क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज आपको पता है टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर इंट्रोड्यूस दी फर्स्ट ऑफिशियल रेजिडेंशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स कॉल्ड रेजिडेक्स. तो ये भी करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है. किसने पहला ऑफिशियल रेजिडेंशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स निकाला है, रेजिडेक्स. तो ये इंडेक्स वगैरह निकालने का काम कौन कर सकता है. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सॉरी रेजिडेंशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है ना. तो फिर ये आपका नेशनल हाउसिंग बैंक होगा, NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि आपका कब स्टैब्लिश हुआ था, 9 जुलाई 1988, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस के अंडर में स्टैब्लिश हुआ था. सेबी की अगर बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988. इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इनके स्टैब्लिशमेंट पे. बट ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना था, सेबी एक्ट आया था जो 1992 में. तो अगर एक्ट पूछता है तो 1992, स्टैब्लिशमेंट अगर पूछता है तो 1988. इसकी जो अभी करंट चेयरमैन है वो माधवीपुरी बुच हैं, ठीक है, और पहली विमेन चेयरमैन है सेबी की. नीति आयोग हम सभी लोग जानते हैं 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश हुआ, और इसके जो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं. RBI की अगर बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन जो कि 1926 में बना था, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन, उसके रिकमेंडेशंस पे इसको सेटअप किया गया था, ठीक है. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैंक ऑफ बैंक्स एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट. करंट में इसको चेयरमैन कौन है आप कमेंट में बताएंगे. लास्ट क्वेश्चन, काराकोरम अ माउंटेन रेंज इज ऑफ ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस. काराकोरम एक पर्वत श्रृंखला का अत्यधिक भू राजनीतिक महत्व है. क्यों? ये इंडिया और चाइना को कनेक्ट करती है. It serves as a watershed for the basins of the Indus and Yarkand rivers. The border of India, China, Pakistan along Afghanistan and Tajikistan all converge within the Karakoram system. आंसर इसका बिकॉज ये पहला गलत होगा. रीज़न ये है कि ये इंडिया और चाइना को नहीं कनेक्ट करता है, ये चाइना एंड पाकिस्तान को कनेक्ट करता है. तो पहला वाला अगर गलत हुआ, ये क्या आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, ओनली 2 and 3. 2 और 3 स्टेटमेंट दोनों आपके सही है.
यारकंद रिवर ये आपका चाइना में जो जिंगजियांग प्रोविंस पड़ता है, ठीक है, जिंगजियांग प्रोविंस, वहाँ पे आपका ये यारकंद रिवर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ से आंसर होगा ओनली 2 and 3। तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको थोड़ा सा इससे आइडिया मिला होगा। जैसे कि अगर मैं आइडिया की बात करूँ तो ज्योग्राफी से ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी से भी हैं, ठीक है, और पॉलिटी से वही जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया उन्हीं से क्वेश्चंस देखने को मिले, और बायोलॉजी से हमें 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले। इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, स्टैटिक जीके थी, और काफ़ी करंट अफेयर का पोर्शन इसमें था। वैसे करंट अफेयर अलग से भी आता है 20 नंबर का, पिछली बार भी सेम पैटर्न था, बट इसमें भी हमने जो, आप ये मान लो कि जो 4 से 5 एटलीस्ट जो क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर पे बेस्ड थे, ये करंट अफेयर पे बेस्ड थे। तो करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है इसमें। अगर हम देखें तो 20 क्वेश्चन है जीके के, करंट अफेयर को अलग से 20 क्वेश्चन है, और उस इन 20 क्वेश्चन में भी अगर हम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के रख लें तो आप बहुत बड़ा वेटेज मान सकते हैं। बाकी ये तो आपको पढ़ना ही है, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा आप वो कर भी सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी इसको आपको हमें लोगों को अच्छे से करना होगा, एंड जो थोड़ा सा स्टैटिक जीके का कंपोनेंट है। बाकी अगर आप लोग बोलेंगे तो जो बाकी के पेपर्स है उनको भी मैं सॉल्व करा दूंगा इन सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में, एंड ठीक है, सारी चीज़ें आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती हैं कि कैसा आप रिस्पॉन्स दिखाते हो। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मुझे और भी क्लासेस लेनी होती हैं, तो थोड़ा सा अगर मुझे एक्स्ट्रा पुश करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि कितने यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं उस चीज़ की। टियर 2 के रिगार्डिंग भी यहाँ पे मैं चीज़ें आपको करवाने वाला हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे तो मैं पहले वीडियो लेके आऊँगा कैसे क्या करनी है और सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, एंड अगेन सारी चीज़ें जो है आगे कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोज़ वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेंगी चीज़ें, ठीक है। बाकी किसी कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी मुझे पता है कि जो 27 नवंबर से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसको लेके काफ़ी मन में आपके डाउट्स हैं। नहीं होगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर कि भाई क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इसके। अगर हम बात करें एग्जाम में चांसेस हैं कि जल्दी एग्जाम हो जाए, तो फिर कंसिडरिंग दैट थिंग कि हमें बैच में एनरोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको लेके मैं जल्दी नहीं होगा तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, परमार एसएससी। वहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर जो हम लोगों ने किया इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे नहीं होगा तो मैं एक पोस्ट डाल दूंगा जहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो नहीं बनाए तो आज ही नहीं होगा तो मैं पोस्ट डाल दूंगा। तो परमार एसएससी टेलीग्राम में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे पीडीएफ और सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे जीके की क्विजेस भी होती है मॉर्निंग में, उनमें भी आप रेगुलर हो जाइए, ठीक है। थैंक यू।